हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। कि जो भी एलिमेंट हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे उनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया गया है और उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। कि एक पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में क्या सिमिलरिटीज़ है और वो किस तरह से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इसमें। अब आपको ये पता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है, हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ऑल अबाउट मैटर। और जो भी मैटर है वो किसी न किसी या एक से अधिक एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, मतलब जितने भी मैटर हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एलिमेंट ही होते हैं। अब शुरुआत में इन एलिमेंट्स का नंबर बहुत कम था। जैसे अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो 1800 के आसपास लगभग 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। फिर 1865 में लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। और आज के डेट में बात करें तो 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके जो भी मैटर है वो सारा मैटर इन्हीं एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो फिर इतने ढेर सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ना और उनसे बने इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो मैटर हैं या कंपाउंड्स हैं सबके बारे में पढ़ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। जैसे 118 एलिमेंट हैं तो इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ो और फिर इसके बाद इन 118 एलिमेंट्स से जो मिलके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो फिर यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको अलग अलग या एक ग्रुप में अरेंज करना, और इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में अरेंज करना ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in different groups on the basis of difference and similarities of their properties। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस और सिमिलरिटी के बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज करना यही कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब आज के डेट में जो पीरियोडिक टेबल है बेटा वो एक दिन में नहीं आई थी, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। उस पीरियोडिक टेबल की जेनेसिस की
एक हिस्ट्री है कि शुरुआत में लोगों ने एलिमेंट्स को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया, उसको अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया, और जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो उस पुरानी वाली थियरी को या पुराने वाले क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड किया गया और नया आता गया। तो ये सारी एक हिस्ट्री है। अब इसको हमको वन बाय वन एक एक करके ये पढ़ना है कि सबसे पहले एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किसने किया, कैसे किया, क्या क्या उसमें चीज़ें थी। हाँ, एक चीज़ और कि अभी जो सिलेबस हुआ है तो उसमें ये सारी चीज़ें अभी नहीं हैं। अभी के सिलेबस के हिसाब से शुरुआत हमको करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, बट थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर कंपटीशन या अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी चीज़ है। तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि किस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट शुरू हुआ और आज के डेट में हमारे पास मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है वो है डोबे राइनर का। डोबे REINER, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड। और ये डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड साइंटिस्ट का नाम था डोबेराइनर, और ये 1828 में ये ला दिए थे। क्या हुआ था कि इनके टाइम पे जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उन्होंने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया, और जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी उनको अलग करते गए, और ऐसे एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का 3 का ग्रुप बनाया। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, और उसमें एक बात बताई कि जो मिडिल एलिमेंट है, जैसे 3 एलिमेंट लिया, मान लो कोई एलिमेंट है x, y और z, तो ये 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और कहा कि ये जो मिडिल एलिमेंट होगा, इस मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास या बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के बराबर होंगी। इसका मतलब क्या कि जैसे मान लो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि x का बॉइलिंग पॉइंट A है और z का बॉइलिंग पॉइंट B है, तो y का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो A + B/2 होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड। क्या, फिर से देख लो एक बार कि डोबेराइनर ने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, इस ग्रुप को बोला ट्रायड, और कहा कि इस ट्रायड में जो मिडिल एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के प्रॉपर्टी के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। ठीक है, और इस तरह से करके उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। तो पहले हम लिख दें क्या कि डोबेराइनर ने क्या किया कि 3 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनका ग्रुप बनाया और कहा कि मिडिल एलिमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट इज
अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है बेटा। और इस तरीके से इन्होंने कुछ ग्रुप बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्रायड बनाया। फिर उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का एक ट्रायड बनाया। फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक ट्रायड बनाया। तो इस तरह से ये ट्रायड बनाए। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऐसे 3 एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि आप ये बताइए कि ये डोबेनियर लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो करेगा कि नहीं। क्वेश्चन समझना, 3 एलिमेंट का आपको ग्रुप दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये एलिमेंट डोबेराइनर के लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो करेंगे कि नहीं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो 3 एलिमेंट हैं वो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, इस बात को आप नोट कर लेंगे कि डोबेनियर लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि वो तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप के हों, सेम ग्रुप के हों। तो पहला चेक कर लेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं कि नहीं। वो चीज़ कंफर्म हो गई तो दूसरी चीज़ चेक करेंगे कि उनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा वो या तो 8 का होना चाहिए या 18 का होना चाहिए। और अगर 8 का डिफरेंस आ रहा है तो 8 का ही डिफरेंस होना चाहिए, 18 का डिफरेंस है तो 18 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद इसकी ड्रॉबैक क्या थी। हमको जो भी क्लासिफिकेशन है उसकी अच्छाई और बुराई पढ़ते चलना है। तो इसकी ड्रॉबैक क्या थी। सबसे पहली ड्रॉबैक यही थी कि डोबेराइनर के टाइम पे भी जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे सारे एलिमेंट्स के लिए वो ट्रायड नहीं बना पाए थे। इनके टाइम पे भी जो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे सबके लिए वो ट्रायड नहीं बना पाए थे। तो ऑल द एलिमेंट्स which were discovered, all the elements which were discovered will not put into triad। सबके लिए ये ट्रायड नहीं बना पाए थे। और दूसरी इसकी ड्रॉबैक ये थी कि जो आज के डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन पे लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो नहीं होता है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ ट्रायड। ये लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था लॉ ऑफ ट्रायड डोबेराइनर का। इसके बाद जो सेकेंड क्लासिफिकेशन आया वो था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल सेकेंड क्लासिफिकेशन था। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इन्होंने क्या किया, देखो इन लोगों के टाइम पे अभी नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थे। ठीक है, बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। न्यूलैंड ने क्या किया कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनको इन्होंने उन एलिमेंट के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया। क्या किया न्यूलैंड ने, न्यूलैंड
अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एलिमेंट के एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। चलो कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो उस समय नोबल गैसें डिस्कवर्ड नहीं थी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन, ये इन लोगों के टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थी, तो इसकी बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन भी नहीं था, तो शुरू करते हैं लिथियम से। तो लिथियम पहला एलिमेंट, फिर फ्लोरीन। अब नियॉन होना चाहिए लेकिन डिस्कवर्ड नहीं था, तो ऐसे किया। ठीक है बेटा, ऐसे ये एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इंक्रीज अरेंज कर दिया, और ये देखा कि हर 8वें एलिमेंट की, जैसे मान लो ये फर्स्ट है, तो इससे 8वें एलिमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, तो फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी सेम थी। यहाँ से गिनना शुरू किया, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सेम थी। यहाँ से तुम गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी। तो जैसे आपने देखा होगा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, जैसे सुर जो होते हैं, हर 8वां सुर और पहला सुर एक जैसे होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट भी सा है और 8th भी सा है। तो उसी तरीके से फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, तो इसको बोला न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ठीक है, तो अब बात हमारी पूरी होती है कि न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड फाइंड दैट प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू एर्थ एलिमेंट। कहीं से आप चलो तो जहाँ से शुरू करोगे वो फर्स्ट होगा, और जब 8वां होगा वो 8वां होगा, और फर्स्ट और 8वें की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सरगम में म्यूजिक में फर्स्ट नोट जो होता है और एर्थ होता है वो सेम होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब इसकी ड्रॉबैक क्या थी? इसकी ड्रॉबैक ये थी कि ये जो रूल था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। दिस रूल वाज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। कैल्शियम के बाद अगर हम जाते थे तो ये रूल फॉलो नहीं होता था। उसका कारण देख लो, हो सकता है कभी पूछा जाए कि कैल्शियम के पहले जो एलिमेंट हैं, आज के जो पीरियाडिक टेबल है बेटा, तो कैल्शियम के पहले के एलिमेंट 8 एलिमेंट को आप रिपीट करोगे, 8वें एलिमेंट को रिपीट करोगे तो वो सेम ग्रुप में आ जाते थे। लेकिन जैसे ही कैल्शियम के बाद जाओगे तो सेम ग्रुप में आने के लिए 18 का रिपीटिशन होना चाहिए। तो
18 के रिपीटिशन के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आएंगे, इसीलिए ये कैल्शियम के बाद अप्लीकेबल नहीं हुआ था। ठीक है। दूसरी चीज़, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर न्यूलैंड के टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर्ड होती तो क्या ये इस रूल को बना पाते? तो फिर आपका आंसर होगा नहीं। अगर नोबल गैसें आ जाती तो नोबल गैस आ जाती, फिर 8 के इंटरवल पे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट रीअपियर नहीं होते। ठीक है बेटा। अब इसके बाद था थर्ड, लोथर मेयर कर्व। थर्ड क्लासिफिकेशन था लोथर मेयर कर्व। थर्ड जो था वो था लोथर मेयर कर्व, और ये 1869 में साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, इन्होंने कर्व खींचा किसके किसके बीच? एलिमेंट के एटॉमिक मास और उन एलिमेंट के वॉल्यूम। एलिमेंट के एटॉमिक मास और एलिमेंट के वॉल्यूम के बीच में ये ग्राफ खींचा, और ग्राफ खींचा तो ये कुछ इस तरह का जिग जैग टाइप का ग्राफ आया। ये कुछ इस तरह का ग्राफ आया। अब ग्राफ में देखो, किसी ग्राफ का इसको हम टॉप बोलते हैं, ये टॉप है ग्राफ का, या पीक बोलते हैं, ये भी टॉप है या पीक है। ये ग्राफ का बॉटम कहलाता है, ये ग्राफ का बॉटम कहलाता है। इस पोजीशन को हम बोलेंगे असेंडिंग पोजीशन, असेंड हो रहा है, और इस पोजीशन को बोलते हैं डिसेंडिंग पोजीशन। यानी कि किसी ग्राफ की बात करें, इस तरह का कोई ग्राफ है तो ये उसका ग्राफ का होता है बॉटम, ये होता है असेंडिंग पोजीशन, ये होता है डिसेंडिंग, और ये होता है उसका पीक। तो जब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ खींचा तो ये देखा कि सिमिलर पोजीशन पे, सिमिलर पोजीशन का मतलब कि टॉप, ये टॉप, ये टॉप, या बॉटम बॉटम बॉटम, या असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग, या डिसेंडिंग डिसेंडिंग और डिसेंडिंग। सिमिलर पोजीशन का मतलब ये हुआ कि जो सिमिलर पोजीशन पे एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी एक जैसी है। जो भी एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पे आ रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। जैसे टॉप पे जो आए थे वो थे एल्कली मेटल, ये टॉप पोजीशन पे आ रहे थे। यहाँ पे भी एल्कली मेटल था, यहाँ पे भी एल्कली, मतलब जितने भी ग्राफ के पीक थे या टॉप थे वहाँ पे एल्कली मेटल था। ये जो डिसेंडिंग पोजीशन पे था वहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल थे। असेंडिंग पोजीशन पे हैलोजन थे, और ये जो बॉटम था यहाँ पे डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट थे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ खींचा, ऐसा ग्राफ आया, और ग्राफ से ये पता चला कि सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि टॉप पे कौन था, तो एल्कली मेटल, डिसेंडिंग पोजीशन अल्कलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग पोजीशन पे थे हैलोजन, और बॉटम पे थे ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो ये था लोथर मेयर कर्व।
अब इस कर्व का ड्रॉबैक क्या था कि क्लासिफिकेशन करना था, तो इस ग्राफ का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिल पाया, इसका कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा हमें दिखाई नहीं दिया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये 1871 में मेंडलीव ने दिया था। जब मेंडलीव उनके टाइम पे जो 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, मेंडलीव के टाइम पे जो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उसके एटॉमिक मास में रिलेशन है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है तो प्रॉपर्टी भी ग्रेजुअली चेंज होती है, और एक डिफिनिट इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी जितनी थी वो मैक्सिमम जितनी होनी थी हो गई, और फिर उसके बाद दोबारा से सिमिलर प्रॉपर्टी चलेगी, फिर एक डिफिनिट इंटरवल के बाद, तो इसी को बोलते हैं रिपीटिशन। और इसी बेसिस पे मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो लिख लेते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic mass। और इस पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। तो ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये है बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और इसके बेसिस पे मेंडलीव ने जो भी 63 एलिमेंट उनके टाइम पे डिस्कवर्ड थे, इनको 7 वर्टिकल में 8 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजेंटल कॉलम्स बनाए थे जिनको हम पीरियड बोलते हैं। तो मतलब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे ऐसे, और 7 हॉरिजेंटल कॉलम थे। इन वर्टिकल्स कॉलम को ग्रुप बोला गया था, और ये जो हॉरिजेंटल कॉलम थे इनको पीरियड बोला गया था। ठीक है, और फिर ये जो वर्टिकल कॉलम थे बेटा, इसको फिर से ए और बी में क्लासिफाई किया था। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 7th तक, और 8वें को ये 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए थे, डिवाइड किए थे। तो कुल मिला के 1 से लेके 7 2 हुआ तो 14, और 8वें में 3 थे तो यानी कि 3, टोटल 17 ग्रुप इनकी पीरियोडिक टेबल में था। 17 ग्रुप था, और
7 पीरियड थे, ठीक है। और उस 17 ग्रुप और 7 पीरियड में जो 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनको ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया। अब ये जब अरेंज कर रहे थे तो मेन इनका पर्पज़ ये था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आए। मेन इनका मोटो जो था वो था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा जाए। अब ऐसा करने के लिए कहीं कहीं इनको बीच में जगह छोड़नी पड़ी और कहीं कहीं पे जो आर्डर आ रहा था इसको रिवर्स करना पड़ा। प्रॉपर्टीज़ को सेम करने के लिए पहले हमको कम एटॉमिक मास वाला रखना था और बाद में ज़्यादा एटॉमिक मास वाला रखना था, लेकिन ऐसा हो रहा था कि जो ज़्यादा है उसकी प्रॉपर्टी इधर वाले से मिल रही थी, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ऐसे पेयर को जहाँ पे जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रखा, बोला गया एनोमैलस पेयर, ठीक है। और जहाँ वैकेंट छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो इन्होंने भविष्यवाणी की, फोरकास्ट किया कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा जिसकी प्रॉपर्टी इसके ऊपर या नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनसे मिलती जुलती होगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये मंडलीव का पीरियोडिक टेबल और उनका पीरियोडिक लॉ आया। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? इसका ड्रॉबैक तो एक है कि इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। फिर दूसरा ड्रॉबैक था एनोमैलस पेयर। इन्होंने कहा था कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे और खुद ही कहीं कहीं उसको उल्टा कर दिए। फिर एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को अलग अलग कर दिया और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक पास रख दिया। तो ये कुछ इनके ड्रॉबैक थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इन सारी चीज़ों के अलावा जो मेन आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो जो जगह छोड़ा था तो उसके लिए उन्होंने बता दिया था कि जो भी एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर्ड होगा उसकी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिया उसके जैसी होगी। जैसे उन्होंने कहा था एक जगह के लिए जगह छोड़ा पीरियोडिक टेबल में और कहा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसे होगी। तो इस एलिमेंट का अभी डिस्कवर्ड नहीं था, इन्होंने पहले ही नाम बता दिया ईका सिलिकॉन। ईका मतलब होता है सिमिलर, कि ये जो एलिमेंट होगा वो सिलिकॉन के सिमिलर होगा। फिर दूसरी जगह के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के जैसे होगी, तो उस एलिमेंट का नाम रखा ईका एल्यूमिनियम। फिर अगले के लिए बोला कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी बोरान के प्रॉपर्टी से मिलती जुलती होगी और इस एलिमेंट का नाम उन्होंने दे दिया ईका बोरान। सिमिलरली अगले जगह के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी जो एलिमेंट नहीं है बाद में ये डिस्कवर्ड होगा और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैग्नीज के जैसे मिलती जुलती होगी, तो एलिमेंट का नाम दिया ईका मैग्नीज। अब आपको ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि ईका सिलिकॉन किस एलिमेंट का नाम मेंडलीव ने दिया था, या जो मेंडलीव ने ईका सिलिकॉन बोला था वो आज के डेट में कौन सा एलिमेंट है। ईका एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट है, ईका बोरान आज कौन सा एलिमेंट है और ईका मैग्नीज आज कौन सा
एलिमेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ई का सिलिकॉन जर्मेनियम, ई का एल्यूमिनियम गैलियम, ई का बोरान स्कैंडियम और ई का मैग्नीज टेक्नीशियम। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकता हूँ एक ट्रिक बना के। देखो ट्रिक कुछ ऐसे बनाओ, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो इसको लिखो सीता। सीता मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम मतलब गीता। सीता गीता, सीता गीता याद रहेगा, सिलिकॉन जर्मेनियम, सीता गीता सिलिकॉन जर्मेनियम। अब इसके लिए एल्यूमिनियम गैलियम, तो इसके लिए ट्रिक बनाओ, ल ग, ल मतलब एल्यूमिनियम और ग मतलब गैलियम। तो सीता गीता अलग। अब ये है स्कैंडियम SC और ये है B, तो इसका बनाओ BSC, BSC। B से बोरान और SC से स्कैंडियम। ठीक है, और इसका बनाओ, ये है M और ये है टेक, तो ये बन जाएगा M टेक। ठीक है, तो पूरा तुम्हारा याद करने का तरीका क्या बनेगा, पूरा हो जाएगा सीता गीता से पहली लाइन, दूसरी लाइन के लिए अलग, और तीसरी लाइन BSC और इसके लिए M टेक। तो सीता गीता से अलग, BSC M टेक। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो, तो अब दूसरी इसमें चीज़ क्या आपको ध्यान रखनी है, वो है एनोमैलस पेयर। एनोमैलस पेयर का मतलब मैंने बताया था कि मेंडलीव का जो अरेंजमेंट था उसका मेन मोटो क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखना, और सिमिलर एलिमेंट वाले प्रॉपर्टीज़ को एक ग्रुप में रखने के चक्कर में जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा था, नियम के हिसाब से इसको बाद में आना चाहिए था, उसको पहले कर दिया। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था इसको होना चाहिए था बाद में, इसको होना चाहिए था पहले, लेकिन प्रॉपर्टीज़ सेम आए इसलिए इसको इन्होंने उल्टा कर दिया। तो ऐसे पेयर को बोलते हैं एनोमैलस पेयर। जैसे आर्गन और पोटेशियम, तो Ar का है 39.9 और इसका है 39.1, तो इसका एटॉमिक मास कम है और इसका ज़्यादा है, तो ये वाला पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने इसको पहले रखा और ये बाद में किया। इसी तरीके से इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो इसको पहले होना चाहिए था, इसको बाद में किया। ठीक है, यहाँ पे देखो कोबाल्ट और निकिल का, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकिल का 58.6 है, तो कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, निकिल पहले होना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर करने के लिए इन्होंने ज़्यादा वाले को पहले रख दिया और इसको बाद में रख दिया। तो ऐसे पेयर को बोलते हैं एनोमैलस पेयर। अब देखो कितने एनोमैलस पेयर थे, ये 1, ये 2, ये एनोमैलस पेयर हो गया 3 और ये एनोमैलस पेयर हो गया 4। तो ये 4 एनोमैलस पेयर थे। ठीक है, अब इसको भी आपको ध्यान रखना है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो अरे कौन, अरे कौन थी, तो यहाँ बोलोगे
कोई नहीं, और इन दोनों को एक साथ बोलो था पा। तो ये याद करने का तरीका है, अरे कौन थी, कोई नहीं था पा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। थैंक यू।